सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ अनुच्छेद लेखन। बच्चों, अनुच्छेद लेखन में हम पहले भी कई अनुच्छेद लिख चुके हैं और कल के वीडियो में हमने किया था, हमारा अनुच्छेद लेखन विषय था मेरी माँ। तो हमने मेरी माँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी थी और समझा था कि किस तरह से हम एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो बच्चों, कल हमने अनुच्छेद लेखन किया था। आज हम आगे का विषय करने से पहले एक बार दोहराएंगे अनुच्छेद लेखन। बच्चों, अभी तक हम 2 अनुच्छेद लिख चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान करके एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मेरी माँ विषय पर अनुच्छेद लिखा था। कक्षा, कार्य और विषय था मेरी माँ। विषय था मेरी माँ। तो हमने मेरी माँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। सबसे पहले हमने लिखा था मेरी, माँ पर एक ही मात्रा री, माँ पर आ की मात्रा माँ। मेरी माँ का नाम मैंने आपको बताया था। आपकी माँ का नाम आप अपने आप लिखेंगे, नाम डैश है, हाँ पर एक ही मात्रा है। मेरी माँ का। बच्चों, दूसरे वाक्य में मेरी माँ की जगह हम वह एक गृहिणी है। बच्चों, गृहिणी का मतलब क्या होता है? वह माई जो घर के काम करती है, मतलब कि वो बाहर जॉब नहीं करती या नौकरी नहीं करती है, वो अपने घर के ही काम करती है, अपने घर को ही ठीक करने में, अपने बच्चों की देखभाल में ही समय अपना बिताती है। तो उन्हें हम गृहिणी कहते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में हम उसे होम मेकर भी कहते हैं, हाउसवाइफ भी कहते हैं। तो मेरी माँ एक गृहिणी है या वह एक गृहिणी है। उसके बाद हम देख सकते हैं वह मुझे, वह घर के सारे काम करती हैं। वह घर के सारे काम करती हैं। तो वह एक गृहिणी है, वह घर के सारे काम करती हैं। 4 में आप लिख सकते हैं वह मुझे, माँ पे छोटे की मात्रा, झ पर एक ही मात्रा, मुझे पढ़ाती भी हैं, वह पर बड़े की मात्रा भी हैं, वह मुझे पढ़ाती भी हैं। वह मुझे पढ़ाती भी हैं। तो माँ, सभी की मम्मी होमवर्क कराती हैं, पढ़ाती हैं, तो वह मुझे पढ़ाती भी हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी माँ 5 पर, मेरी माँ, माँ पर आखिरी मात्रा माँ, चंद्रबिंदु, बहुत अच्छा, आधा छ पर आखिरी मात्रा अच्छा, खाना, ख पर आखिरी मात्रा, न पर आखिरी मात्रा खाना, ना त पर बड़ी की मात्रा ती हैं। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। 6 पे आप लिख सकते हैं 6, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। या फिर वह मुझे, वह माँ पे छोटे की मात्रा, झ पर एक की मात्रा, मुझे बहुत प्यार करती हैं। वह मुझे बहुत प्यार करती हैं। वह मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि जब भी हम किसी विषय पर लिखते हैं तो सबसे पहले उस विषय के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात होती है हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो ये विषय है मेरी माँ में आपकी जो माँ है वह उनके नाम से जानी जाती है या पहचानी जाती है। तो किसी भी चीज़ को हम उसके नाम से जानते हैं, उसकी पहचान उसके नाम होती है। तो सबसे पहले हम उनका नाम लिखेंगे। तो यह मेरी माँ है,
मेरी माँ का नाम क्या है आप वो लिखोगे। तो मेरी माँ का नाम डैश है, तो यहाँ पे आप अपनी माँ का नाम लिखोगे। सबसे पहले जो उनकी पहचान है उसे आप लिखोगे। उसके बाद वह उनका काम क्या है, वह एक गृहिणी है, तो वह एक गृहिणी है, हम वह लिखेंगे। उसके बाद वह घर के सारे काम करती हैं। हम सभी जानते हैं कि मम्मी जिसकी माँ तो चाहे वो गृहिणी हो या बाहर भी काम करने जाती हैं, वो घर के सारे काम करती हैं, घर के सदस्यों का भी ख्याल रखती हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि मेरी माँ घर के सभी लोगों का ख्याल रखती हैं। और तो वो बाहर भी काम करने जाती है तो भी घर का काम करती हैं। लेकिन हम इस वाक्य को दो तरह से लिख सकते हैं कि वह घर के सारे काम करती हैं या फिर वह घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखती हैं। उसके बाद वह मुझे पढ़ाती भी हैं, यह भी एक ज़रूरी काम है जो माँ लोग करती हैं, वह अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। तो आप लिखेंगे वह मुझे पढ़ाती भी हैं। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो आपकी माँ में कुछ खासियत है, आप वह भी लिख सकते हैं कि मेरी माँ बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। उसके बाद वह मुझे बहुत प्यार करती हैं। भाई आपकी माँ है तो आपको बिल्कुल प्यार करेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आखिरी जो वाक्य होता है उसमें हम अपनी पसंद या फिर जिसके बारे में लिख रहे हैं वो हमें कितना पसंद करता है या उससे हमारा संबंध क्या है वो लिखते हैं। तो बच्चों ये छोटा सा अनुच्छेद है, हमें 5 या 6 लाइन लिखना था तो हमने लिख लिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एक अच्छा अनुच्छेद हम कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का जो हमने कल अभ्यास किया था वो खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का अगला अभ्यास। अब आज के अगले अभ्यास में बच्चों हम यहाँ पे एक अनुच्छेद लिखेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे एक आज हम गद्यांश लिखेंगे और उसमें से कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं उनका उत्तर लिखेंगे। तो गद्यांश है बच्चों, चलिए गद्यांश पढ़ो और प्रश्न दो। हमारा काम आज का अभ्यास है, अभ्यास में है गद्यांश। अभ्यास गद्यांश, गद्यांश पढ़ो और उत्तर उत्तर दो। गद्यांश पढ़ो और उत्तर दो। अब बच्चों गद्यांश क्या है? गद्यांश है एक लड़का था, एक क पर आ की मात्रा का, थ पर आ की मात्रा था। एक लड़का था और उसका नाम उसका, उसका नाम उसका नाम था, उसका नाम था विशु। व पे छोटे की मात्रा, श पे छोटे की मात्रा, विशु। उसका नाम था विशु। वाक्य समाप्त हो गया। हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे। उसके बाद एक दिन, एक द पे छोटी की मात्रा, दिन, एक दिन उसकी उसकी नानी, न पर आ की मात्रा, न पर बड़ी की मात्रा नानी, उसकी नानी ने, न पर की मात्रा ने, उससे, उसकी नानी ने उसे ऊन की, ऊन की एक टोपी, ट पर ओ की मात्रा, प पर बड़ी की मात्रा, टोपी बनाकर दी। द पर बड़ी की मात्रा दी। ट पर ओ की मात्रा टो, प पर बड़ी की मात्रा पी, नीले, न पर बड़ी की मात्रा नी, ल पर एक की मात्रा ले, नीले रंग की थी, न पर बिंदी ग, क पर बड़ी की मात्रा की, थ पर बड़ी की मात्रा थी, नीले रंग की थी। उसने, उसमें चार, च पर आ की मात्रा चार फूलने, फूलने, चंद्रबिंदु फूलने लगे
लगे थे। उसमें 4 फुलने लगे थे। टोपी, ट पर ओ की मात्रा टो, प पर ई की मात्रा पी, टोपी पहनकर, पहन, पहन कर, पहनकर, विशु, व पर छोटी की मात्रा, श पर छोटे की मात्रा, विशु स्कूल, स्कूल, स्कूल गया, गया, स्कूल, स्कूल, म पर एक की मात्रा में, स्कूल में बच्चे, ब आधा च पर एक की मात्रा चे, बच्चे उसे, उसे चिढ़ाने, 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 ल ग पर एक की मात्रा गे, चिढ़ाने लगे। विशु, व पर छोटी की मात्रा, श पर छोटी की मात्रा, विशु, र पर ओ की मात्रा रोने, रोने या रोनी सूरत, रोनी सूरत, सूरत बनाकर, ब न पर आ की मात्रा ना कर, बनाकर, बनाकर घर आ गया, रोनी सूरत बनाकर घर आ गया। अब बच्चों यह है आपका गद्यांश। यह एक अनुच्छेद है जो एक किसी कहानी का एक भाग है। अब इस अनुच्छेद को हमने यहाँ पे लिखा है और इससे संबंधित प्रश्न लिखेंगे। आप लोग इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो बच्चों आपको जो भी कहानी इस अनुच्छेद में समझ में आएगा उसके आधार पर इस अनुच्छेद का उत्तर देंगे। तो बच्चों चलिए हमारा प्रश्न है, एक लड़का था, हमारा गद्यांश है, एक लड़का था उसका नाम था विशु। एक लड़का था उसका नाम था विशु। एक दिन उसकी नानी ने उसे ऊन की एक टोपी बनाकर दी। एक दिन उसकी नानी ने उसे ऊन की एक टोपी बना करके दी। अक्सर नानी लोग अपने छोटे मतलब छोटे बच्चों को टोपियाँ बना करके देती हैं, उनके स्वेटर बना के देती हैं और टोपियाँ बना करके देती हैं और पूरा सेट भी देती हैं। स्वेटर जिसमें होता है, मोजा भी होता है और टोपी भी होता है। और छोटे छोटे बच्चों के लिए फुलने लगा करके गोल गोल ऊन का बना हुआ, गोल गोल आकार का ऊन का बना हुआ बॉल की तरह होता है, गेंद की तरह होता है, जिसे हम फुलना कहते हैं। और उसके टोपी के कभी कभी बांधने वाले रस्सी में लगा होता है, कभी कभी हम पीछे की तरफ जो पीछे लटक रहा होता है भाग, वहाँ पे भी लटकाते हैं। वो देख करके उनके बच्चे पहनते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। इसलिए नानी लोग, मौसी लोग ये सब इस तरह के टोपियाँ बना करके देती हैं। तो यहाँ पर भी जो विशु की नानी थी उन्होंने भी उसे एक ऊन की एक टोपी बना कर दी। उस टोपी में नीले रंग, वह टोपी नीले रंग की थी और उसमें 4 फुलने लगे हुए थे। कितने फुलने लगे थे? 4 फुलने लगे हुए थे। और टोपी पहनकर विशु स्कूल गया। विशु टोपी को पहना और उसे पहनकर स्कूल गया। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। जब स्कूल में बच्चों ने देखा कि विशु की टोपी में फुलने लटक रहे थे तो बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। विशु रोनी सूरत बनाकर घर आ गया। अब बच्चों फुलना थोड़ा सा बचकाना सा लगता है, यानी बहुत छोटे बच्चों को हम पहनाते हैं। और विशु स्कूल जाने वाला बच्चा था। वो जब स्कूल पहन के गया तो नानी तो उसे लाड प्यार से दिया था। नानी के लिए तो बच्चे छोटे ही होते हैं, तो नानी ने बहुत प्यार से उसे दिया था और दुलार से दिया था। और इसको भी समझ में नहीं आया कि अगर मैं स्कूल जाऊँगा तो लोग मुझे चढ़ाएंगे, और वो पहनकर चला गया। और जब वो पहन करके स्कूल गया बच्चों, तो बच्चों ने देखा उसकी टोपी से फुलना लटक रहा था, तो वह सब उसे चिढ़ाने लगे। और बच्चों को कोई चिढ़ाता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वह मुंह फुला करके और रोनी सूरत बना करके घर वापस आ गया। क्या उसने कभी फिर वो फुलना पहना होगा, फुलने वाली टोपी पहनी होगी? शायद नहीं पहना होगा, क्योंकि बच्चों को इस तरह की से अगर कोई चढ़ाता है तो उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस होती है और फिर आइंदा उसने उस टोपी को नहीं पहना होगा। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि यह जो गद्यांश है इसको आप कई बार पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार पढ़ने के बाद फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप सही से उत्तर देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न लिखेंगे।
तो यहाँ पे बच्चों एक लड़का था। कौन था? एक लड़का था। उसका नाम था विशु। इस लड़के का नाम क्या था? विशु था। एक दिन उसकी नानी ने उसे ऊन की एक टोपी बनाकर दी। एक दिन उसकी नानी ने उसे ऊन की टोपी बनाकर दी। टोपी नीले रंग की थी। टोपी कैसी थी? नीले रंग की थी। उसमें 4 फुलने लगे थे और उस टोपी में 4 फुलने लगे थे। टोपी पहनकर विशु स्कूल चल गया। अब जो नानी ने टोपी दी थी उसे पहन करके विशु स्कूल गया। अब स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। अब स्कूल गया, बच्चों ने देखा उसकी टोपी में फुलने लगे थे तो वह उन्हें उसे चिढ़ाने लगे। विशु रोनी सूरत बनाकर घर आ गया। विशु को बहुत बुरा लगा और वह रोनी सूरत बनाकर घर आ गया। तो बच्चों ये है अनुच्छेद, जिसे आप भी 2-3 बार पढ़ लीजिए ताकि इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को जब मैं इसे मिटा के लिखूंगी तो आप आराम से लिख और पढ़ सकते हैं। तो यह है अनुच्छेद, जिसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा और उसके बाद इसके नीचे दिए गए उत्तर को आप करेंगे। तो एक लड़का था, उसका नाम था विशु। एक दिन उसकी होगा। एक दिन उसकी नानी ने उसे ऊन की एक टोपी बनाकर दी। टोपी नीले रंग की थी, उसमें 4 फुलने लगे थे। टोपी पहनकर विशु स्कूल गया। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। विशु रोनी सूरत बनाकर घर आ गया। तो यह है गद्यांश बच्चों। चलिए तो अब हम लिखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। इस गद्यांश में जो प्रश्न दिए गए हैं अब हम उनको लिखेंगे। तो बच्चों प्रश्न है, नीचे दिए गद्यांश पढ़ो और उत्तर दो। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। नीचे न पर एक ही मात्रा, चौपर एक ही मात्रा। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आधा त पूरा र उत्तर दो। जो गद्यांश के नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर दो। नीचे न पर बड़ी की मात्रा, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे हमें गद्यांश हमने पढ़ा और गद्यांश के नीचे जो प्रश्न लिखे हैं उनका हम उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है बच्चों, आपने गद्यांश पढ़ा और समझा भी, तो पहला प्रश्न हमारा है गद्यांश से संबंधित है, लड़के का नाम क्या था। पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न 1। प्रश्न है एक लड़के, क पर एक ही मात्रा के, लड़के का क्या नाम था। क्या नाम था, लड़के का क्या नाम था। अब बच्चों लड़के का क्या नाम था, आपने गद्यांश पढ़ा, गद्यांश में लड़के का क्या नाम था। तो बच्चों गद्यांश में लड़के का नाम विशु था। हमने पढ़ा एक लड़का था, उसके बाद उसका नाम था विशु। तो गद्यांश में हमने लड़के का नाम विशु पढ़ा था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे विशु। तो हम यहाँ लिखेंगे, और जब भी हम उत्तर करेंगे पूरे वाक्य में करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लड़के का, क पर एक की मात्रा के, क पर आ की मात्रा का, क्या की जगह हम लिखेंगे विशु। व पे छोटी की मात्रा और श पे छोटे की मात्रा। विशु लड़के का, पहले नाम लगाएंगे, लड़के का नाम आगे आ जाएगा, नाम विशु था। व पे छोटे की मात्रा, वी श पर छोटे की मात्रा, व पर छोटी ई की मात्रा और श पर छोटे की मात्रा। विशु था, लड़के का नाम विशु था। लड़के का नाम विशु था, तो हमने नाम आगे कर दिया और क्या की जगह विशु कर दिया। लड़के का नाम विशु था, जैसा कि हमने अनुच्छेद में पढ़ा, लड़के का नाम विशु था, तो हम उत्तर में लिखेंगे लड़के का नाम विशु था। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमारे पास है बच्चों दूसरा प्रश्न है, नानी ने विशु को क्या दिया। नानी ने विशु को क्या दिया। तो बच्चों आप सभी ने गद्यांश पढ़ा, अब बताइए नानी ने विशु को क्या दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे नानी ने, न पर आ की मात्रा ना,
न पर बड़ी की मात्रा नी, नानी ने विशु, व पे छोटे की मात्रा वी, श पे छोटे की मात्रा, व पे छोटी की मात्रा वी, श पे छोटे की मात्रा विशु। विशु को क्या दिया, नानी ने विशु को क्या दिया था, क्या दिया। देखिए सारे क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपके अनुच्छेद में है, क्योंकि प्रश्न अनुच्छेद के आधार पर किया गया, इसलिए आप अगर अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये प्रश्न से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये स्कोरिंग होता है। तो यहाँ पे नानी ने विशु को क्या दिया, क्या दिया था नानी ने विशु को, तो उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे नानी, न पर आ की मात्रा नानी, बड़ी की मात्रा नी, ने विशु, व पे छोटे की मात्रा वी, श पे छोटे की मात्रा, व पे छोटी की मात्रा और श पे छोटे की मात्रा विशु को टोपी, ट पर ओ की मात्रा टो, व पर बड़ी की मात्रा टोपी, नानी ने विशु को टोपी दिया, द पर छोटी की मात्रा दी या, नानी ने विशु को टोपी दिया। उसके बाद प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 में हमारे पास है टोपी किस रंग की थी, टोपी किस रंग की थी बच्चों, ट पर ओ की मात्रा टो, प पर बड़ी की मात्रा टोपी, किस रंग, र पर बिंदी रंग की, क पर बड़ी की मात्रा की, थ पर बड़ी की मात्रा थी। टोपी किस रंग की थी बच्चों, टोपी किस रंग की थी। तो अनुच्छेद में हमने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद में हमने पढ़ा था कि टोपी नीले रंग की थी। तो हम यहाँ लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे 3 टोपी, ट पे ओ की मात्रा टो, पी, प पर बड़ी की मात्रा पी, टोपी, न पर बड़ी की मात्रा नी, ल पर ए की मात्रा ने, नीले रंग, र पर बिंदी और ग रंग, क पर बड़ी की मात्रा की, थ पर बड़ी की मात्रा थी। टोपी नीले रंग की थी, टोपी किस रंग की थी, टोपी नीले रंग की थी। तो बच्चों यह है पहले 3 प्रश्न। चलिए पहले से एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का प्रश्न करेंगे। लड़के का क्या नाम था, लड़के का क्या नाम था। तो बच्चों हम सभी जानते हैं लड़के का नाम विशु था, तो हम यहाँ लिखेंगे लड़के का नाम विशु था। तो बच्चों लड़के का नाम विशु था। नानी ने विशु को आएगा यहाँ पे, को क्या दिया, नानी ने विशु को क्या दिया, नानी ने विशु को टोपी दिया, नानी ने विशु को टोपी दिया। तो नानी ने विशु को क्या दिया, नानी ने विशु को टोपी दिया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, टोपी किस रंग की थी, टोपी किस रंग की थी, टोपी नीले रंग की थी। तो जो टोपी नानी ने विशु को दिया था उसका रंग नीला था। हमने गद्यांश में पढ़ा कि टोपी नीले रंग की थी, तो हम यहाँ लिखेंगे टोपी नीले रंग की थी। तो बच्चों इस तरह से हमने पहले 3 प्रश्न कर लिए। चलिए हम बाकी के प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोपी में कितने फुंदने लगे थे। फुंदने भी कह सकते हैं, फुंदने भी कह सकते हैं। टोपी में ट पर ओ की मात्रा टो, प पर बड़ी की मात्रा टोपी में कितने, क पर छोटी की मात्रा की, तने कितने फुलने, फू ल, न पर ए की मात्रा ने, फुलने लगे, ल ग पर ए की मात्रा गे, थ पर ए की मात्रा थे। टोपी में कितने फुलने लगे थे। अब उत्तर में हम लिखेंगे, यह है प्रश्न 4। उत्तर में हम लिखेंगे टोपी में 4 फुलने लगे थे। टोपी में कितने फुलने लगे थे, ट पर ओ की मात्रा टो, प पर बड़ी की मात्रा पी, म पर ए की मात्रा में, चा, च पर आ की मात्रा चार, फू ल, न पर ए की मात्रा ने, फुलने लगे, ल ग पर ए की मात्रा गे, थ पर ए की मात्रा थे। टोपी में कितने फुलने लगे थे, टोपी में 4 फुलने लगे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। टोपी में
टोपी में कितने फुलने लगे थे? टोपी में 4 फुलने लगे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब है प्रश्न 5, ये हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न है 5। अब प्रश्न 5 में हमारे पास है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास था, चलिए, विपरीत लिंग। विपरीत लिंग आप पढ़ चुके हैं, विपरीत लिंग, विपरीत लिंग। अब यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए हैं उनके लिंग लिखो, विपरीत लिंग लिखो। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनके हमें विपरीत लिंग लिखने हैं, लिखो। ख पर ऊ की मात्रा खो। यहाँ पे शब्द है नान, नाना, ना, न पर आ की मात्रा ना, और दूसरा है ल, ड़, क पर आ की मात्रा का, लड़का। अब 2 शब्द हैं जिनका हमें लिंग बदलना है। तो बच्चों लिंग बदलने का मतलब क्या हुआ? आप सभी जानते हो कि कोई भी वस्तु 2 रूप में पाई जाती है, एक तो औरत, दूसरा आदमी। हम लिंग पढ़ चुके हैं। और लिंग के 2 भेद होते हैं, एक स्त्री जाति का, एक पुरुष जाति का। मतलब जो स्त्री जाति का व्यक्ति होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जो पुरुष जाति का व्यक्ति होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो हमेशा चीज़ें जोड़े में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 शब्द हैं, एक है नाना और दूसरा है लड़का। तो नाना के साथ हमेशा हम नानी बोलते हैं, यानी नाना पुरुष जाति के हैं, इसलिए उनको हम पुल्लिंग शब्द कहेंगे। और उसका विपरीत यानी उसका उल्टा नानी, नानी किस जाति की है? नानी, नानी स्त्री जाति के। नानी शब्द से हमें नानी के स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए नानी स्त्री जाति की है। तो हम यहाँ लिखेंगे नानी का विपरीत लिंग यानी उल्टा लिंग हो जाएगा नाना का नानी, नाना का विपरीत लिंग नानी हो जाएगा। और लड़का, अगर हम लड़का कहें तो लड़का से हमें क्या समझ में आता है कि लड़का एक पुरुष है, उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, यानी कि वह पुल्लिंग है। उसका हमें विपरीत लिंग स्त्रीलिंग के शब्द को लिखना है। तो लड़का का विपरीत लिंग लड़की होता है, ल, ड़, क पर बड़ी की मात्रा की, लड़की। लड़का का विपरीत लिंग लड़की होता है। और लड़की शब्द से हमें उसके स्त्री होने का पता चलता है, लड़की से हमें उसके स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए हम लड़की को स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। तो बच्चों लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुरुष होता है, दूसरी स्त्री होती है। अब आप सभी जानते हो स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग लिंग होते हैं, इसलिए इनको विपरीत लिंग, एक दूसरे के विपरीत लिंग कहते हैं। तो जब भी आपको कहा जाएगा कि दिए गए शब्द के विपरीत लिंग लिखो, तो हमें उसके उल्टे लिंग को लिखेंगे। और हर संज्ञा शब्द हम 2 रूप में पाते हैं, एक स्त्री होता है, एक पुरुष होता है। तो यहाँ पे जितने भी मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, यानी कि सजीव चीज़ें हैं, उसमें 2 चीज़ें पाई जाती है, एक आदमी एक औरत। जो आदमी होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे पुरुष कहते हैं, और औरत को स्त्री कहते हैं। तो स्त्री को हम की जाति के लोगों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और पुरुष जाति के लोगों को हम पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। नाना दिया था तो नानी लिखा, अगर नानी लिखा होता तो हम नाना लिखते। और वैसे ही लड़का दिया था तो हमने लड़की लिखा, और लड़की अगर लिखा होता तो लड़का लिखते। ये एक दूसरे के विपरीत लिंग है। अब बच्चों आपने अनुच्छेद पढ़ा, यानी कि आपने गद्यांश को पढ़ा। गद्यांश का मतलब होता है किसी भी कहानी का एक भाग, एक से लिया गया एक अनुच्छेद, यह इसमें दिए गए और उसके साथ दिए गए प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो गद्यांश को हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं उस गद्यांश के हिसाब से। कभी कभी कुछ उत्तर अलग भी हो सकते हैं, अगर जनरल टाइप के क्वेश्चन है तो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमको उत्तर गद्यांश से ही पढ़ करके देना है। इसलिए हमें गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर उसके बाद उत्तर देना होता है। और हमें गद्यांश में जो दिया गया है उसी के आधार पर उत्तर देना होता है। अगर कुछ हमें अलग भी उत्तर लगता है तो हम अलग उत्तर नहीं दे सकते या लिख सकते हैं। हमें जो चीज़ गद्यांश में दिया है वही हमें उसी के आधार पे हमें उत्तर देना होता है। तो बच्चों इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें इसे पढ़ करके समझना है। तो हम पढ़ करके किसी चीज़ को कितना समझते हैं यह हमें पता चलता है। तो यहाँ पे हमारी समझने की शक्ति का टेस्ट किया जाता है।
या परीक्षा ली जाती है जहाँ पे आप गद्यांश को कई बार पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे जब तक कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। उसके बाद एक बार प्रश्न पढ़ेंगे और जो जो उत्तर जिस लाइन में है उसको अंडरलाइन करते जाएंगे और फिर एक एक करके आप उसको पढ़ करके उसका उत्तर लिखते जाएंगे। तो यह था अपठित गद्यांश बच्चों। अपठित गद्यांश आज हमने किया। ये जो पैराग्राफ था ये किसी कहानी का पाठ था जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं है और इसलिए बच्चों इसके हम अपठित गद्यांश कहते हैं। तो आप इस तरह के गद्यांश और भी हम आगे चल के पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो आप इस गद्यांश को भी अच्छे से पढ़ करके जो उत्तर हमने किए उसको भी समझ लीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसा कोई और गद्यांश देते हैं तो आप इसे आसानी से कर सकें। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।